कितना टाइम पढ़ते हो, कितना वक्त निकालते हो, कैसे मतलब खेलने जाते हो, तो टाइम शेड्यूल उनका पता रहता है। तो दूसरे बच्चों में ज्यादा लगती ये इस तरह से करते इसलिए इनके मार्क्स कुछ अच्छे जा रहे हैं, हम इस तरह से नहीं करते तो हम वहां पे कमजोर हो रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों को एक अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। दूसरा, 7 के अंदर हार्ड टॉपिक मुझे लगा कि जीवन क्रिया, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो पहले आगे से 1 से 5 से आए हुए नहीं, तो वहां पे जीवन क्रियाओं को डायरेक्टली एक्सप्लेन करना वो शायद जो है कठिन, लेकिन हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मन के है तो मन पे एक पैराग्राफ लिखा है, उस पे बच्चों के साथ संवाद किया जाए, उनके क्वेश्चन खड़े किए जाए कि ये पैराग्राफ में से आपके मतलब एक पैराग्राफ हो, उस पे बच्चे क्वेश्चन बनाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं, तो वहां से उनके साथ एक सार्थक संवाद किया जाए, वर्ड किया। और अभी उसको एक्सप्लेन करना तो पूरा बाकी, मैं ऐसी एक्टिविटी भी सोच रहा था कि वन है तो उस पे कोई ऐसी स्टोरी से बच्चों को एक मैसेज चाहिए, मन क्या है। तो साहित्य क्लब में हम एक बाल साहित्य का भी सोच रहे थे, तो उसमें एक चीज बाबा जी की कहानी ऐसा करके कुछ कहानी ऐसी बनाई जाए, जैसे मन हो गया, वृत्ति क्या है, विचार क्या है, तो ऐसा एक पॉइंट वहां पे हो सकता है। दूसरा था पृथ्वी की उत्पत्ति। तो यहाँ पे विकास की बात हो रही है 7वीं कक्षा में, तो वहां पे पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर मानव ज्ञान अवस्था तक आने की जो प्रोसेस है उसको बच्चों के साथ बातचीत करके स्टोरी के जरिए या संवाद करके उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा, जीवन और शरीर अलग अलग है, तो उस पे काफी डिटेलिंग में चर्चा हो, या 8 दिन 10 दिन, तो शरीर अलग है, मन अलग है, उसकी कुछ एक्टिविटी करवाई जा सकती है, या उनसे सार्थक संवाद किया जा सकता है, या उनके अंदर कुछ क्वेश्चन खड़े किए जा सकते हैं, तो ऐसा एक हो सकता है। दूसरा था उपयोगिता और कला मूल्य के बारे में, तो बच्चा अपनी उपयोगिता साबित कर पाए क्लास के अंदर, और उससे बाहर जो स्कूल है, स्कूल के परिसर में अपनी उपयोगिता को वो एक्सप्लेन कर पाए, तो उसको सदुपयोग और उपयोग के बारे में क्लियर कट जानकारी हो, उस पर संवाद हो, तो ये हो सकता है। कला मूल्य में हम देखते हैं कि वेस्ट में से बेस्ट, तो ऐसी कुछ चीजें, या वो खुद जिन चीजों को यूज कर रहे हैं उनको कैसे वो यूज कर रहे हैं, और उसका कैसे जो है मतलब कोई यूनिक, पुरानी हो गई लेकिन इसको ट्रांसफर करके कोई यूनिक चीज बना के उसका उपयोग कैसे करें, उसके बारे में बात की। जीवन क्रिया में संवाद, प्रश्नोत्तरी, फिर ग्रीटिंग कार्ड्स भी बनवा सकते हैं बच्चों के जरिए, माता पिता, मित्र, या फिर उनके जो जितने भी परिवार में लोग हैं उनके लिए, भाई बहन के लिए ऐसे ग्रीटिंग कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी एक कला मूल्य में ऐड हो सकता है। तो इतना हमारे जो विद्या की बात हम ऐसा सोच रहे हमारी बात बच्चे के लिए चिंता किया, तो आपने हमारी जो बात की वो हमेशा समझ रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बच्चे उनके साथ खेल भी रहे हैं और वो अपने घर जाते हैं तो वो दिखता ही है, तो कई बार उनका भी कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि वो एग्जाम के मार्क करते हैं तो पकड़ में ही जाता है, लेकिन वो तो सबको याद रहता है, तो उनको भी लगता है कि मुझे भी पढ़ना नहीं। तो ऐसे हम उनको बता दें कि वो अप्रभावित रहे, प्रभावित ना हो, वो भी उनकी चिंता ही। तो ऐसे 2-3 सवाल है वो उनके क्लासरूम में रहे, जैसे कि अभी मैं बच्चों को पूछता हूँ कहते हैं हम ब्रश नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते तो कुछ दूसरा ही करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो प्रभावित हो गए, सब बच्चे हैं तो ब्रश कर रहे हैं तो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन वो सही है लेकिन उनको पकड़ में नहीं आ रहा, तो जैसे भी सवाल उनके क्लासरूम में ही हो तो वही जितना वो पकड़ पाएंगे, वो सब पता नहीं किसका किया, लेकिन वो उनके लिए तो क्या है अभी जो अप्रभावित है, प्रभावित नहीं हो रहा वही दिखता है, तो उनके 4-5 सवाल हर क्लास
तो ही पकड़ पाएगा और उसका वो कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे हमारी एक बार प्रार्थना में एक बात हुई, मुझे लगता है कि ये समान होना चाहिए। ठीक बात। एक क्वेश्चन कोर्स भी होना चाहिए कि बच्चे जितने भी क्वेश्चन आए तो पूछ नहीं सकता है, तो उनके ऐसा कुछ बॉक्स हो या कुछ बनाए उसमें वो डाल सकते हैं ताकि उसमें क्वेश्चन पड़े। ठीक बात। इसके लिए वही है कि अगर हम क्लास में हफ्ते में एक दिन कोई ऐसा दिन रखें, मतलब ये अच्छी एक्टिविटी की क्लास में बॉक्स हो जिसमें बच्चे अपने प्रश्न लिखें, और कोई हफ्ते में एक दिन आपने तय कर रखा हो कि आज हम इस बॉक्स को खोलेंगे और इसमें से जो भी जितने भी प्रश्न हम हल कर पाए, 1 2 3 4 है ना, जो भी आए उस पर चर्चा हो। मान ले जाए एक दिन एक ही प्रश्न हो, किसी दिन और प्रश्न धीरे धीरे, अभी तो हम फिर उसमें बच्चों को पता करना कि भाई वो किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, मतलब वो सब्जेक्ट के प्रश्न ही पूछेंगे उसमें जो, पर वो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहले ये हो सकता है कि वो ये भी पूछ लें कि भाई है ना, चांद रात को कहाँ चला जाता है या सूरज रात को कहाँ चला जाता है, वो भी प्रश्न हो सकते हैं। तो हमको डिस्करेज नहीं करना, पर धीरे से हमको बताना है कि जो सब्जेक्ट में पूछ रहे प्रश्न वो एक अलग है, यहाँ हम वो प्रश्न जो जीवन से जुड़े हुए प्रश्न, तो धीरे से उनकी प्रैक्टिस कराना। पर इस तरह की कोई एक आप वो कर सकते हैं क्या, मतलब एक परंपरा है ना, इसको हम ध्यान में रखें कि परंपरा से ही सीखता है आदमी, गलत की भी परंपरा ही होती है, मतलब उस रूप में देखेंगे वो रोज रोज लगातार और सिस्टमेटिक होता है तभी वो बच्चे के अंदर जाता है। तो सही के लिए भी क्या है, क्योंकि डिजाइन तो एक ही है सीखने वाला, जो सीखने वाली इकाई है जीवन, वो तो एक ही तरीका है, क्यों जिसको बार बार सुन रहा है, जिस पे विचार चल रहा है उसी को करें। तो जो भी करें हम मतलब उसको परंपरा में डालने की कोशिश करें। तो ये जो प्रश्नोत्तरी है बच्चों की तरफ से है ना, उसको भी जो है, और फिर किसी ने कोई बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा उसका एप्रिसिएशन है। अभी हम केवल जवाब देने वालों का एप्रिसिएशन करते हैं, किस पर कोई बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है जिससे आप ही खुलते हैं कई बार। जैसे भाई हम लोग जैसे शिविर में होते हैं तो कई बार हमको नहीं, मतलब हमारा तो एक जैसे आपका भी फिक्स है कि भाई हम ये पढ़ाना है ना, पर अगर बच्चे ने कुछ ऐसा सवाल पूछे तो आपका ध्यान जाता है कि फिर कोई नई चीज खुलती है। तो ऐसा कोई तो प्रश्न पूछने को भी हम एप्रिशिएट कर पाए। तो भैया यहाँ से एक बात ये भी ध्यान रखें, हम किसी भी चीज को करते समय उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट को कैसे आगे उसको जो है पॉजिटिव पॉइंट भी पता है, उस पे हमें खुद को सोच विचार करके उस पे શરૂઆતમાં સ્ટાર્ટ કરી નાના બાળકના કેવી આશા કિયા તો એ જ રીતના સમાજ ચાલતો ભલે લાંબુ ચાલે ધારો કે 2-3 મહિનાથી જીવન ક્રિયાઓ પર ચર્ચા થાય અને એના લેવલ સુધી પહોંચી। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब मैं जुलाई में आऊंगा तो 6 से लेकर और 10 तक हर क्लास में अपन जीवन क्रियाओं पे एक एक गतिविधि शुरू करेंगे, है ना, और जुलाई में इसको करके देखेंगे कि ये 6 से 10 तक कैसे जाते हैं। तो उस पे जो भी मुझे सामग्री तैयार करनी मैं करता हूँ, फिर आप लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसकी मैं जुलाई में आऊंगा तो इसको शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं। मुझे लगता है अब वो जगह बन गई है कि हम जीवन क्रिया पे बात कर सकते हैं, है ना। ये कॉन्फिडेंस अब इसलिए भी आ रहा है क्योंकि एक माहौल है, बच्चों के अंदर भी एक प्रकार की इस तरह की बातचीत की स्वीकृति ऐसा दिख रही है कि हमारे बच्चों में है। तो अब वो जगह आ गई कि हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, आप नोट कर लीजिए मेरा नाम लिख करके कि इस साल आप जुलाई में 6 से 10 तक की कक्षाओं में जीवन क्रिया सेशन शुरू करेंगे। हाँ, वो मूल्यों में पाठ 1 2 है ना, वो दोनों पे मेरे को मैंने अपने पे नोट तो कर लिया है, मैं भी कर लेता हूँ इसको नोट, है ना, कुछ तो मैं नोट कर ही रहा हूँ अपने लिए। बाकी आपको ये
डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। हाँ ये तो मुझे ठीक बात। हाँ ये तो मैंने लिख ही दिया, कक्षा 6 से आगे जीवन क्रिया पे कुछ। हाँ है ना? और ये जो पाठ बनाना है हाँ कक्षा 2 या 3 हाँ कक्षा 1 हाँ 3 से आगे 5 तक ठीक है। और दूसरा है वो ये भी इसमें एक्शन टेक पिछले दिन जो प्रस्तुति हुई वो कक्षा 3 तक है। तो 4-5 की प्रस्तुति या फिर तो बनाना है वो बाकी, तो ऐसा नोट कर दीजिए वो शिक्षक का ग्रुप है वो इसको बना ले, ये जो वेकेशन का एप्लीकेशन है उसमें उसके ऊपर का वो काम करके आए। और पहले या दूसरे हफ्ते में हम तो एक टाइम तय करेंगे और भाई मैं होगा तो मेरे साथ वो बैठ के तय कर लेंगे कि कितना हमने किया है, तो इसको फ्रीज कर दें। तो उनकी जिम्मेदारी है टाइम ले लेंगे कब बैठना। कक्षा 4 और 5 छठी का तो मतलब आपने रखा, 7वीं का भी रख दिया, 8वीं का ठीक। और भैया आप बात कर रहे हैं जुलाई में आप लेके किया, तो इससे पहले हम जून का महीना होगा तब हम जीएमएस के जो भी सके वो इतनी बात हम रख सकते हैं कि अब मान्यता के पे बात बहुत चर्चा कर सकते हैं कि आप अभी तक कितनी मान्यता से ऑपरेट कर रहे हैं और अभी तक क्या हुआ मन से नीचे के लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। मानने और जानने पे एक हाँ क्या क्या माने। हाँ तो इस पर बात रखनी होगी और सबक क्या है वो क्लियर। हाँ जो आप करेंगे वो तो करेंगे, वो पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, इसके बाद क्लियर रखते हैं तो बच्चों को एक माइंडसेट में भी रहता है। ठीक बात, ये कुछ ऐसा है। ठीक है बढ़िया। इसको देखिए, इसमें ना जो हम बार बार संस्कृति और सभ्यता बोल रहे हैं है ना, तो संस्कृति और सभ्यता किसको बोलते हैं, इसमें क्या अंतर है अगर इधर बात करें तो। हाँ जी ये वाली लाइन, संस्कृति और सभ्यता किसको बोल रहे हैं। हमारा जो टीचिंग का पैटर्न हो, खासतौर पर जो हम जीवन मूल्यों की बात कर रहे हैं उसका पैटर्न की बात कर रहा हूं। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है और क्या संबंध है। संस्कृति यानी मानसिकता, हाँ सभ्यता जीवन में बदलाव। हाँ और कुछ बताइए। जो कुछ हम मतलब मेंटली या जो थॉट्स के जरिए जो ये दो संस्कृति उसके आधार पे सभ्यता की। ठीक है और कुछ बताइए, और क्या पकड़ पाते हैं आप संस्कृति और सभ्यता में। करने वाले भाग में क्या करें, कैसे अंतर करेंगे। करने वाले भाग में संस्कृति और सभ्यता को कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया ना। करने वाले भाग में जैसे ये जो हमारा शिविर है 4-5 दिन का, अगर हम इसको संस्कृति में रखें कि सभ्यता में। हाँ तो सभ्यता को हम इस तरह देख सकते हैं कि हमारी जो शाला है तो शाला में हम जितने भी उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उत्सव सेलिब्रेट करने के बाद उनमें प्रयोजन क्या है वो एक बच्चों को स्पष्ट हो जाए। और अभी तक हम काफी सारे ऐसे उत्सव गुजरे हैं इसका मतलब इसका जो अस्तित्व सहज वास्तविकता में नहीं कुछ वो भी हम कुछ कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं है। तो लेकिन एक ऐसी उत्सव को ऐसा बनाना चाहिए, बनाना चाहिए कि जो नियम आधारित या वो तो ठीक है, और इसकी एक पैटर्न बन जाए कि ऐसे ही उत्सव होने चाहिए। वो तो ठीक है, वो तो संस्कृति का भाग हो गया। फिर भी जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारा 4-5 दिन का सेशन चल रहा है इसको अभी हम संस्कृति के स्तर पर रखें कि सभ्यता के स्तर पर रखें। करने वाले भाग में सभ्यता के रूप क्या है, ये थिंकिंग के रूप में जब चलता है तो संस्कृति के रूप में इसको देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इस पे मैं अपनी बात रख देता हूँ जितना मेरे को पकड़ में आया। साधन भाई का संचेतनावादी मनोविज्ञान का शिविर से मैं देख रहा था। देखिए ये जो हम कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि साल भर स्कूल में इसी पैटर्न से हम कुछ कर पाए। ये ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, रोज रोज जो होना है
का एक प्रकार से वो हो रहा है तैयारी, या इस प्रकार से एक प्रदर्शन भी बोल सकते हैं, एक प्रकार से प्रैक्टिस हो रही। तो संस्कृति क्या है? जो सभ्यता के लिए तैयारी है, या सभ्यता के लिए मोटिवेशन। संस्कृति क्या है? सभ्यता के लिए मोटिवेशन। भाई जैसे रक्षाबंधन है, तो एक दिन हम रक्षाबंधन मानते हैं, ये हो गई संस्कृति। इससे हम क्या मोटिवेट कर रहे हैं? भाई बहन के संबंध को मोटिवेट कर रहे हैं। तो वो जो भाई बहन का संबंध है वो रेगुलर बेस पे बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? चाहते क्या है हम? कि वो एक ही दिन भाव आए कि बाकी दिन भी भाव आए? वो बाकी दिन वो भाव बना रहे, उसके लिए किसी एक दिन वो मोटिवेशनल कुछ हमने उत्सव तय किया। तो ये वाला जो कर रहे हैं बेसिकली ये संस्कृति वाला भाग, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके जरिए हम, जैसे हम इतने दिनों से संवाद कर रहे हैं, संवाद के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हम क्या तैयारी कर रहे हैं कि पूरे स्कूल में अब ये सभ्यता के रूप में जाए। तो जीवन मूल्य को भी हम इसी तरह से हम करें। जैसे जब हम बोल रहे हैं कि भाई हम, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम 3 घंटे का एक, मान लीजिए कोई वर्कशॉप रखेंगे, ये हो गई संस्कृति का भाग कि आप सम्मान पे, स्नेह पे या संबंधों पे एक 3 घंटे का, 3-4 घंटे का, एक दिन का कोई वर्कशॉप रखेंगे, ताकि, और सभ्यता क्या हो गई? आप उठते बैठते, क्लास में पढ़ाते हुए, खाना खाते हुए, इन्हीं बातों को रोशनी में बाकी सारी चीजें। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप वो बनाएंगे, मान लीजिए आप वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाएंगे, तो वो कला मूल्य का वो हो गया, है ना? तो जब आप उसके तहत बात करेंगे तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? ये पूरा दर्शन है ना? तो उपयोगिता मूल्य समझाने के लिए हो सकता है आप एक दिन कोई वर्कशॉप ले लें, कोई एक, तो वो क्या हो गया? जो 1-2 दिन हो रहा है वो संस्कृति का भाग हो गया। आप बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं, अब उसको जीवन में लागू कर रहे हैं। वो लागू तो दोनों तरह से हमको क्या करना है, मतलब शिक्षा में ये दोनों भाग आएंगे कि कभी आप इसको विशेष रूप से किसी एक टॉपिक पे 1 दिन का, 2 दिन का कोई वर्कशॉप लोगे, और फिर वो रेगुलर बेस पे उसको, है ना, जहां जहां भी आपके सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, या कोई गतिविधि आ रही है, या जो भी आप बैगलेस नहीं कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया? तो ये 2 डिजाइन है, ये पकड़ में आ रहा है? तो ऐसा ऐसे करना है जी। तो भैया संस्कृति पर अच्छा काम होगा तो सभ्यता पर होगा। हाँ, सभ्यता तो उसी से पता चलेगी। अभी समाज में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना? संस्कृति में बहुत भाईचारा है, और सभ्यता में रोज अदालतों में लोग पड़े हुए, इसलिए आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। इसलिए समाज क्या है, ठीक है, हमारे यहाँ भाषा बोलते हैं बौखलाया हुआ। बौखलाया हुआ समझते हैं? एक शब्द आता है बौखला जाना। बौखला जाना मैंने समझ में ही नहीं आता क्या करना। तो जिधर जैसे जैसे पशु होता है ना, अगर वो किसी ऐसी जगह फंस जाए जहां उसे रास्ता नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर वो बौखला जाता है। फिर वो क्या करता है, बस वो सर नीचे करता है, और जिधर से बाट टूटी, मतलब वो फिर घुसता है, फिर वो देखता नहीं कि कहाँ जाना है। इसको बोलते हैं बौखलाना। तो जब संस्कृति और सभ्यता के बीच में क्या है, तो फिर संस्कृति पाखंड में बदल जाती है। स्कूलों में भी इसीलिए हमने क्या बात की थी कि भाई हम प्लास्टिक का गिलास यूज नहीं करेंगे, ये सभ्यता का बात होगी। और पर्यावरण में हम किसी दिन कुछ कविता लिखवा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम करा रहे हैं, संस्कृति होगी। अभी क्या हो रहा है, स्कूलों में भी बच्चों में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि संस्कृति में तो पर्यावरण पर्यावरण चिल्ला रहे हैं, और जब सभ्यता की बारी आती है तो फिर प्लास्टिक का गिलास और तमाम प्रकार के प्लास्टिक के वो, है ना? जैसे मेरे को अभी कोई बता रहा था कि क्या बोलते हैं, जो कोई जैन व्यक्ति बता रहा था कि वैसे तो पूरे जैन में अहिंसा को बहुत बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन जब इनके समारोह होते हैं, बोल रहे एक समारोह पे 40-50 करोड़ खर्च हो जाता है, और उसमें जितना प्लास्टिक और जितना वो यूज होता है, थर्माकोल, कोई नहीं पूछता है वो कहाँ जा रहा है। तो ये बहुत वो है, ठीक है, ये बेसिक अंतर है। तो यही है जो हम वर्कशॉप करेंगे, बेसिकली वो क्या है, वो बेसिकली संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन हम क्या अगर हमको ये ध्यान नहीं रहेगा, नहीं तो क्या है, टीचर इसी को बहुत बड़ी बात मान लेते हैं, इसीलिए वर्कशॉप को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमने वर्कशॉप करा दी, और बाकी समय क्या कर रहे हैं हम, तो सब्जेक्ट के अंदर क्लासरूम में तमाम चीजें उसी की रोशनी में हो रही है, तब जाकर के वो कोलैबोरेशन होता है।
ये ठीक हो गया जी, बोल रहे थे। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि 7वीं कक्षा में घटनाशील परमाणु के बारे में विकास क्रम विकास का एक्सप्लेनेशन सभ्यास क्रम की था 7वीं में। लेकिन वो विकास क्रम विकास मतलब फिर से मतलब ज्ञान ज्ञान व्यवस्था आने से पहले पूरे जो है दर्शन जो बताया अभ्यास क्रम पे, लेकिन 6-7 क्लास में परमाणु क्या है पे कोई साइंस में कोई मतलब है नहीं, कोई टॉपिक 6 में नहीं है 6-7 में। अरे जबकि अच्छा मतलब हमारे यूपी में और उत्तराखंड में तो है 6 में हम परमाणु पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं तो कब है? अच्छा वहाँ पे क्या होता है कि तो परमाणु तो तो फिर एक्सप्लेन करना रहता है वो उसके बाद तो 9th में ले जाएंगे फिर, और क्या करें अगर उसका परमाणु से ही परिचय नहीं है तो क्या जब लगता है कि हम परिचय करवा देता हूँ, हाँ वही है। इसमें कोई सिंपल हाँ सिंपल चीजें हैं, बस मालूम रहना है आपको ये दिख रहा है, ये आपको तमिलनाडु आपने देखा सेनाથી બને આનો નાના નાના યુનિટ છે આને તોડતા જાઓ શું હશે તેને પરમાણુ જે છે એ આવો દેખાય તો આપણે 2-4 કલાક છે ટોટલ આની ઉપર વાત કરીએ ચર્ચા કરીએ ઇન જનરલ પેલા પ્રોટીન પરમાણુ તેના ઉપર ધ્યાન દેવડાવવું हमारे विज्ञान में अगर भणवा गया है बल्कि मुझको ऐसा लगता है कि हम 6वीं तक तो हमारे पास ही है बहुत सारी चीजें, तो हम उसमें से 1-2 चैप्टर को क्लब करके या 1-2 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप लोगों को ज्यादा पता है, हम परमाणु का चैप्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 6ठी 7वीं 8वीं में। उनको बताएं कि भाई हम आपकी 9th की तैयारी के लिए आपको ये पहले से थोड़ा थोड़ा बता रहे, तो 6ठी में थोड़ा बता दिया, 7वीं में थोड़ा और, 8वीं में थोड़ा और, क्योंकि हमको तो याद है कि मुझे याद है मैंने भी पढ़ाया है थोड़ा बहुत हमारे उत्तराखंड में 7वीं में मतलब रासायनिक वो कैसे वो एक दूसरे से मिल रहे हैं ये आ जाता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ नहीं आता है। हाँ वो थोड़ा 8वीं में भी आ जाता है थोड़ा बहुत। ऐसे नेम परमाणु नहीं आता रिएक्शन वगैरह से हाँ तो इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते भौतिक फेरफार में रासायनिक फेरफारों अच्छा बहुत ही रासायनिक क्रिया है बता तो मुझे लगता है फिर 6ठी 7वीं 8वीं के लिए परमाणु पे एक पाठ बनाने की जिम्मेदारी में से किसी को ले लें। हाँ एनसीईआरटी की तरीके वही तो सब लगता है ऐसी होगा और जैसे मेन परमाणु में वो शायद हायर स्टैंडर्ड की पार्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है रिएक्शन भैया आप बता रहे हैं ना हाँ। जो केमिकल मिक्स होके दूसरा कुछ बनता है वो रासायनिक भौतिक रासायनिक क्रिया भी अच्छा अच्छा पर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ગુજરાતીમાં એવી રીતે આવે ફેરફાર કરી શકાય તેવા અને ફેરફાર ન કરી શકાય उल्टाવી शकाय उल्टावी न शकाय मैं पूरे कम परमाणु से चर्चा नहीं हुई रासायनिक स्कूल लेवल पर काय वांधो नहीं આપણે इंट्रोड्यूस ग्रुप માં मैं लास्ट टाइम 7वां में एक क्वेश्चन उभो થયો परमाणु से बाળકો પાસે ક્વેશ્ચन મેહુલ ભાઈ આયા હતા ક્લાસ લેવા हाँ मैंने कीधું मैं साइड में एक्सप्लेन हाँ कीधું हाँ ये करिए ધારો કે આપણે જેએમએસ માં આવા કોઈ કોન્સેપ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા છે તો સાયન્સ ના હાયર લેવલના જે ટીચર છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માટે અને બલકે આપણે જો સારી રીતના ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ કે જીવન વિદ્યામાં પરમાણુ મોડેલ કઈ રીતના કીધું છે એ એક વિકલ્પ એને આપી દઈએ એ વિજ્ઞાનમાં છે પ્રોટોન ન્યુટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપે એ વિકલ્પ બે વિકલ્પ છે આપણા પછી અલગ અલગ પરમાણુના સોરી અલગ અલગ વિજ્ઞાનકોના મોડેલ છે એ આપણે કઈ દઈએ એવી રીતના આ છે નાગરાજની નામના વિજ્ઞાન છે નાગરાજ અથવા તો આ છે રાઇટર મોડમાં રીતના કહેવાની જરૂર નથી પણ આ એક છે મોડેલ છે પરમાણુ
मध्य मध्यस्थ दर्शन दस्तावेज ये 7वीं में तो आ रहा है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, इसमें रिएक्शन किया है ना, लेकिन परमाणु रासायनिक। भले ही वो ना हो तो समझ में आ गया, पर हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नागराज जी ने एक्चुअली मैंने बीच में भी कहा था पाठ्यक्रम मानव की जो एक्चुअल में पोटेंशियल है वो सोच विचार करते हैं, इसमें काफी कर सारे सकते हैं। जैसे आगे खास तो- करके तो मुझे लगता है विकास को। आप मतलब जो भी आप में से साइंस को, आप 3 लोग हैं जो साइंस को ले रहे हैं खासतौर पे, आप लोग इसको इंट्रोड्यूस मतलब और करना। आपको है ना, मैं एक वीडियो आज अपने ग्रुप में रखता हूँ, अशोक गोपाल परमाणु में व्यवस्था करते हैं, वो 1.5 घंटे का दिया है अध्ययन बिंदु में, जो आप पूरा समझा परमाणु तो प्रस्थापन विस्थापन वो सभी चीजें। तो मध्यस्थ दर्शन के अनुसार परमाणु का मॉडल है वो हम बच्चों को, और बहुत ही आपको क्योंकि कक्षा 6 है, हमारे बच्चों का जो स्थिति है वो हमें जितना मालूम है उस अनुसार हमें थोड़ा है उसमें पहला काम है वो कौतूहल जागरूक करना कि देखो ये चीज है तो उनमें तो ऐसी चीजों से बनी हुई है जिसको हम परमाणु कहते हैं, इसमें बीच में एक रहता है, साइड में गोल गोल ऐसा घूमता है ऐसा, जिसके ये नाम है। तो चलो हम इसको आज पढ़ेंगे, इस अनुसार है वो 5-6 घंटे भले 5-6 घंटे 5-6 लेक्चर जेएमएस पे उसमें हम लगा सकते आराम से। इसमें ज्यादा है वो आपकी क्रिएटिविटी उस बात पे लगेगी, जैसे आप बच्चे को एक कौतूहल में ले जा सकते हो, फिर कौतूहल का क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। फिर कक्षा 6 में चारे अवस्थाओं का संतुलन जो भी यूज किया है, वहाँ पे गहन संवाद के रूप में वो एक दूसरे कैसे उपयोगिता होता है वो सभी पूरा करते हैं जो है ना जी। उसको उसके अलग अलग एग्जाम्पल वगैरह काफी ढूंढ सकते हैं, और परमाणु में भी समझाने के लिए काफी वीडियोस आपको मिल जाएंगे सकते हैं। संतुलन वाला भी वीडियो काफी आप ढूंढ सकते हैं, जैसे जंगल में संतुलन है, जैसे नदियों में संतुलन है, जैसे अलग अलग प्राणी पक्षी है वो खेती में संतुलन का काम करते हैं, चारों अवस्था का संतुलन। तो एसएस में ज्योग्राफी में भूगोल में वन संरक्षण क्या है वन्य जीव उस पे है कि वो अपने आप कैसे स्थापित होती है, इसका विस्तृत नहीं है लेकिन थोड़ा है। और बढ़िया, ठीक ठीक, चल तो फिर हम परमाणु का पार्ट बना रहे हैं, है ना। तो जिम्मेदारी पे नाम लिख दें हम फिर, रवीन भाई उसको नोट कर लीजिए। तो जो भी आप साइंस के लोग कौन कौन है ना, आप हो गए और आप है ना, 3 लोग जो है इसको मिल करके कर सकते हैं। अच्छा ठीक, हाँ नहीं बाकी लोग सहयोग में आ सकते हैं, हाँ सब लोग मिलके कर सकते हैं, बट फिर भी अपन वहां पर किसी एक का नाम लिखने से थोड़ा कोऑर्डिनेशन का वो रहता है। हाँ। ये जो इसमें इसके ऊपर बात होगी कि फिर ये एक्शन में भी दिखता है, हाँ। कि ये जो भी सीबीएमएस का पाठ्यक्रम है उसको हम कौन कौन सी जगह पे चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख रूप में जहाँ पे जेएमएस की क्लास है वहां पे तो हम चर्चा करेंगे, तो एक वो तो जेएमएस टीचर की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से आ गया, लेकिन अन्य सब्जेक्ट में भी हम इसको कैसे ले पाएंगे, ठीक है, तो इसका हमें ट्रैकिंग मैकेनिज्म कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक प्रमुखतः है ट्रैकिंग मैकेनिज्म को ये है कि हर एक टीचर है वो जो जेएमएस दे रहा है, तो मैंने सुना था कि शुरुआती क्रम में हम सभी टीचर्स ने अपने क्लासरूम में जेएमएस में क्या क्या पढ़ाया उसकी वो खुद एक नोट लिखा, बाद में बीच में है वो अभी कुछ टीचर लिख रहे हैं कुछ नहीं लिख रहे। तो अभी लास्ट में मैंने भाई की और शिल्पा भाई की और जेएमएस की नोट देखी थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिटेल में नोट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं लिख रहे हैं तो आप डेली बराबर तारीख और वार के साथ आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है
सिर्फ ऐसे बुलेट दिखता है। और मैं वो देखने के लिए राजेश भाई रहेंगे तो वो देखने के लिए जब भी, क्योंकि कितना हम कर पाए उसका मूल्यांकन लेना होगा, तो जेएमएस को एक प्रमुख रूप से देखेंगे। और बाकी क्लासरूम में कोई व्यक्ति इसको कितना इंटीग्रेट कर पा रहा है अपने सब्जेक्ट, वो हम क्लासरूम विजिट का एक मैकेनिज्म बनाएंगे। तो जब भी हम विजिट में आएंगे तो वो वाला पार्ट कितना एक्सरसाइज हो रहा है वो देखेंगे। पर उसमें कहाँ पे गुंजाइश है उस हिसाब से ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम आ रहे हैं तो हर एक टीचर है वो जो भी पढ़ा रहा है अचानक से वो कुछ भी याद करना चलो उसमें पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था को हिस्सा दिया हो, ऐसा कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मान लो हम 4-5 बार कक्षा आए कई मतलब हर बार है वो कुछ हमें दिखाई है तो फिर हम उसको पूछेंगे कि आप क्या कर पा रहे हो, तो उसके पास कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है और इसका प्रमाण है कि आप विद्यार्थी को पूछ सकते हैं कि मैंने पढ़ाया है। ये समझ में आ रहा है? उनकी क्लास नोट में लिखा हुआ हो या फिर उनकी खुद की नोट में लिखा हुआ हो, ये टीचर डायरी में लिखा हुआ हो, कहीं पे तो लिखा हुआ हो, उसका प्रमाण है विद्यार्थी को कुछ तो पता बोलने का, वरना तो नहीं किया है वैसा ही हम करें। तो ये 2 जगह चिन्हित हो गई जहाँ पे आपको 2 बुक में आप लिख सकते हैं वो मैकेनिज्म है। तो वहां पे आप मेंशन करिए आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया उसमें विद्या का ये टॉपिक है वो इंटीग्रेट कर, जैसे कल हम गणित के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक, तो गणित के ऊपर आपने करवाया आप मेंशन करके कर सकते हैं। और फिर उदाहरण के रूप में मान लो बच्चे की पुस्तक आ गई है हमारे पास और इसमें लिखा हुआ है कि 25 भाई की और 23 बहन की साथ में मिलकर कितने हुए, ऐसा एग्जाम्पल कहीं पे है तो हमें वो संख्या आ गई आपने किया। ये 2 जगह फिक्स हो गई। मुझे लगता है कि इसको अगर मैं बारंबार इसलिए कह रहा हूँ कि वरना ऐसा होगा कि चर्चा हो जाएगी लेकिन जिम्मेदारी के वो चिन्हित ना होने के कारण और उसका स्ट्रक्चर कहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पता ना होने के कारण किसी को आपको भी पता नहीं होगा क्लियरली और हमें भी पता नहीं होगा क्लियरली। और तीसरी जगह हमने चिन्हित की वहीं पे भी हमें जहाँ पे मतलब कोई भी प्रसंग में कोई अवसर पे कहीं पे भी बातचीत करने का मौका मिल रहा है हम बातचीत कर रहे हैं वो वाली चीज आ जाएगी आपके टीचर डायरी वहां पे भी आ सकती है या फिर कहीं पे भी आप लिखना चाहते हैं वहां पे लिख सकते हो। ये मेरा एक इंसिडेंस हुआ इसको जोड़ा कई सारी चीजें तो ऑलरेडी कर रहे हैं, सिर्फ फिर से कहकर आपको चिन्हित कर रहा हूँ कि आपको भी मालूम हो कि आपको कहाँ, ताकि वो हमारे मूल्यांकन में भी आ जाए। क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आप कई सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन आपने मेंशन ना किया हो तो मूल्यांकित नहीं करना, तो कर रहा है उसका मूल्यांकन उसके ठीक बढ़िया। तो इसको आप एक्शन में दिखता है आपको भी ये 3 जगह चिन्हित किया है वहां का जो भी बात की आपको उसका दिख रहा है। इसका एक जीवन जो आप दिख रहे हैं एक्शन पॉइंट इसका सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करके हम उसको अपने ग्रुप में भी रख देंगे और सब जगह मुझे लगता है कि हमने तय किया है क्लास वहां पे भी हम इसको लगा देंगे। हेलो सर आणि इतकं होतो हे 5 जण तिथं बाळा आपण ख्याल आहे 5 जण की બાલ્યવસ્થા ચિત્ર હતા એટલે એની અંદર કુદરતી બધા હોર્મોન્સ ને તો એના માટે તો અજાણત છે હા પણ એને આપણે સાચી દિશામાં મતલબ ઈ પોતે ખુલીને આપણી જોડે વાતચીત કરે છે ચલો આપણી જોડે મમ્મી પપ્પા જોડે પણ વાતચીત लेडीज मतलब बेन हो के भाई हो बने माथे तो एना માટે આપણે શું કરીએ કારણ કે વિજ્ઞાનમાં 8મા ધોરણમાં આપણે જોયો આ ટોપિક પણ છે દેખાવ તો એક પ્રકારે જોઈએ તો એક ગલત મોટા દિશામાં પણ ડાયરેક્શનમાં જોઈ જઈ શકે અને પ્લસ બીજું કે તમે ધર્મવાળી વાત કરો બરોબર ધર્મના આધારે અત્યારે એ
લેવલ તરફ કિશોરાવસ્થામાં મતલબ આપણે વિચારીએ કે મતલબ શાસન એટલે પોતાના શાસન પ્રમાણે એક ગ્રુપ બનાવતા થાય કે ભાઈ હિન્દુ મુસ્લિમ મતલબ એ વસ્તુ ત્યાંથી જ આપણે મતલબ ડ્રોપ કરતી કરવા માટે મતલબ એક્ટિવિટી પર ચલો એક લેવલ સુધી મોટિવેશન મતલબ પંપ મારી પછી આગળ કારણ કે એ ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી એ આવે છે ઘર બાજુથી આપણે નથી હોતો મતલબ પણ એનું સોલ્યુશન છોકરાથી એના પેરેન્ટ્સ સુધી પહોંચી શકે એવું थोड़ा बताइए क्या पूछ रहे थे आप? मेरे ऐसा पूछ रहे हैं कि 5वीं कक्षा कह सकते हैं 5वीं 6वीं से जो बच्चों में उनकी एक 10-11 साल के बाद हार्मोनल चेंज अनुसार बदलाव आता है उस अनुसार उसके प्रति बच्चे जागरूक तो रहते नहीं तो उसके साथ एटलीस्ट बच्चा ऐसा हो पाए कि बच्चा बातचीत कर सके हमारे साथ अपने पेरेंट्स के साथ और फिर वो उस ट्रैक पे गलत दिशा में ज्यादा ना जाए सार्थक दिशा उसको हम दे पाए उसके लिए हम क्या बात सकते हैं और किस तरीके से बातचीत करें अच्छा तो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि फिर भैया भी बात करते हैं और किसको भी लगता है लग सकता है कि पहले तो हमारा व्यवहार अभी तक ऐसा है कि वो हमारे साथ हर एक प्रकार की बातचीत कर पाए ऐसा हम अपने आप को ओपन रखते हैं। दूसरा सार्थक चीज है वो संबंध है और संबंध के लिए हमने संबोधन ठीक करके रखा ही है ताकि वो गलत दिशा में ना और हर एक ये जो शारीरिक बदलाव या चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए भी हम खुले रूप से बच्चों के साथ बातचीत कर पाए ये स्वाभाविक नहीं है और इसमें इस प्रकार के विचार आते हैं मूड में चेंज आता है शारीरिक बदलाव में जो चेंज आता है उसके प्रति हमारे शरीर के प्रति हमारा आकर्षण रहता है दूसरे शरीर के प्रति हमारा आकर्षण रहता है लेकिन उसी समय हम जो इसमें जितनी भी चर्चाएं चेतना विकास शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधों के ऊपर जैसे अभी 9 स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य की चर्चा है वो कक्षा 6 में भैया ने लिखा है ठीक है तो उसका अगर ठीक तरीके से प्लेसमेंट हो गए उसको ठीक तरीके से समझा जाए कि संबंध है वो किस अर्थ में है उसमें कर्तव्य दायित्व क्या है उसका प्रयोजन क्या है कि क्लासरूम में सब बैठे हो आपके भाई जी और बहन जी और भाई जी बहन जी में कर्तव्य दायित्व क्या है वो भी इसमें आया ही तो उसको ठीक तरीके से सिर्फ समझाना ही और उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर कोई आकर्षण के क्वेश्चन है तो हमारा बारी बारी से ध्यान आकर्षण वहां पे करवाना है ये भाई और बहन जी और उस पूर्वक ही आप उसमें ये संबंध क्लासरूम में समाज का संतुलन जी पाओ आगे जाके मान लो ऐसे क्वेश्चन आए कि हर हमारे भाई जी और बहन जी है तो हम शादी किससे करें तो हमें इसको इस तरीके से आंसर देना है कि जब तक शादी नहीं होती तब तक हर एक व्यक्ति के साथ या तो भाई जी बहन जी या फिर मित्र संबंध के साथ और उसमें कर्तव्य दायित्व क्या है उसको आपको चिन्हित करना तो मित्र संबंध में कर्तव्य दायित्व क्या है कि मित्र संबंध हो एक दूसरे को उन्नति की ओर यानी विकास या फिर आगे की गति या फिर समझ में आगे हम बढ़े उस गति के लिए नहीं के कहना चाहिए अलग दिशा में रही तो मित्र संबंध में जो है विकास की ऑपोजिट जाए છે તો ધ્યાન આકર્ષણ કરાવવું એ કર્તવ્ય દાયિત્વ છે મિત્ર સંબંધ આ હરેક સંબંધનું સાર્થક અર્થ શું છે પેલા તમારે સમજવું પડશે અને એનું વિપરીત શું છે એ બાળકને ધ્યાન દેવું તો એનાથી જે ખોટી દિશામાં આવે પછી બીજું શું કહેતો હતો શ્રમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ ગયા તો આજે શારીરિક બદલાવ છે એમાં એક પ્રકારનો આવેશ આવે એટલા માટે શ્રમ કરવો એ જરૂરી એટલા માટે શ્રમની પ્રવૃત્તિમાં આપણે ઇન્વોલ્વ જેથી કરીને આ શારીરિક આવેશ છે એની ઉપર હાવી શ્રમ કરશે પરિશ્રમ કરશે આપણે ક્લાસરૂમમાં ક્લાસની જે સાફ સફાઈ છે
વર્ગખંડની શાળાની સાફ સફાઈ, નેચર ક્લબ એક્ટિવિટીમાં આપણે છે પ્રકૃતિ માટે આજુબાજુ છે કામ કરાવવાનું. તો હવે એ ખ્યાલ આવશે કે શું કામ કરવું એ જરૂર. એટલા માટે શ્રમને છે અને દિનચર્યામાં રાખવું. તો જેએમએસ નો કોઈ ક્લાસરૂમ હોય, દરરોજ જેએમએસ क्लासरूम આવે, जबकि एक क्लासरूम को हम भैया फिक्स कर सकते हैं श्रम के लिए, और इसको हम विचारपूर्वक जोड़ पाए कि श्रम क्यों आवश्यक है स्वास्थ्य के साथ, शारीरिक आवश्यक के संबंध के रूप में. इसके कारण है वो धीरे पर संवाद हमें हमेशा शुरू रखना. कहीं पे भी कोई भी ऐसी बातचीत हो, मान लो आप संवाद कर रहे हैं, कहीं पे आपको मतलब आप रुक रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि साथ में हम कैसे बातचीत करें, तो फिर हम आप हमसे पूछ सकते हैं, राजेश भाई हमसे पूछ सकते हैं. मान लो नहीं है तो फोन करके भी पूछ सकते हैं कि आज ऐसा पूछना है और मैं सही जवाब नहीं दे पाई या फिर मैं रुक गया. तो फिर उसके मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब उस स्थिति में ही आपको प्रश्न का आंसर पता चलेगा. हर स्थिति का भी हम वो नहीं कर पाते. मान लो आप इक्विप्ड है, आप इनफ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो आप कहीं पर रुकते हैं तो आप संवाद कर सकते हैं हमारे साथ. और कुछ बातों में ऐसा भी होगा कि मान लो महिलाओं के साथ महिला ही कंफर्टेबली बात करते हैं, पुरुष के साथ पुरुष ही कंफर्टेबल बात करते हैं, वो मर्यादा भी रखनी. और हम इसके ऊपर बिना कोई संकोच खुल के बात कर पाए. गवर्नमेंट में से भी शाला में इन सब चीजों पे बात करने के लिए साल में 1 से 2 बार उसको भी हम सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर पाए. ऐसा लगता है तो हम उसको 1-2 घंटा और एलाबोरेट करके भी इसको ठीक तरीके से, ताकि वो संकोच पे भी ना जाए और वो हास्य पर भी बात बहुत ही मतलब ग्रेविटी के साथ चीजों को हम ले पाए. ये जरूर इसलिए इसमें रखा. उसको तो देखिए रेगुलर इसका आधार है ना, मतलब वो नियंत्रित कैसे होगा, इनकी चर्चा ठीक तरीके से आप कर पाएगा तो ही हो. सिर्फ वो वाले पक्ष को है वो कोई मान्यता के आधार पर नियंत्रित नहीं करता. सही वाला संबंधों वाला उसमें कर्तव्य दायित्व वाला पार्ट उसको तार्किक रूप से, भावनात्मक रूप से आप जब स्पष्ट कर पाएंगे तभी. अभी भी इसको नियंत्रित करने की बात आती है. पिछले साल यहाँ 17 से वो कॉलेज से वो भाई आए राकेश भाई और पीटी माई, उन्होंने एक स्पेसिफिक बुकलेट तैयार की इस तरीके से बात की. उसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं, गुजराती में. अभिभावक कैसे बात करेंगे, पेरेंट्स कैसे, मतलब हम कैसे बात करेंगे, क्या है. उसमें मिसिंग ये है कि उसमें जो भावनात्मक और संबंधों का पक्ष है वो इस तरीके से पूर्णता के अर्थ में, लेकिन फिर भी हम शुरुआत वहां से करें, लेकिन पूर्णता तक संबंधों का एक्चुअल में कर्तव्य दायित्व क्या है वहां तक पहुंचा. ठीक है. और दूसरा है वो श्रम को इंट्रोड्यूस करना. बच्चा है वो थोड़ा थकना चाहिए. ठीक हो गया. इसमें मुझको लगता है एक और बात पे आप लोग ध्यान दीजिए. क्या है कि हमारे समाज में, और समाज से ही बच्चों के अंदर गया है, हमारे समाज में शरीर की कुछ गतिविधियों के प्रति एक प्रकार का या तो उपहास का या एक शर्म का वो है. ठीक हो गया. जो हमारे शरीर की सामान्य गतिविधियां हैं, ठीक है. इस वजह से आप ये देखेंगे कि जो सामान्य शरीर की गतिविधियां हैं उसके लिए हम जनरली अंग्रेजी का शब्द यूज करते हैं. ये पकड़ में आया बात. जैसे अंग्रेजी को थोड़ा हायर स्टैंडर्ड की लैंग्वेज माना गया है ना. तो जैसे हम टॉयलेट शब्द यूज करने में हमको हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन हमको पेशाब शब्द यूज सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है. तो एक तो ये मानसिकता है, इस पे थोड़ा ध्यान देने की बात.
कि हमारे ही शरीर से जो गतिविधियां सामान्य रूप में घट रही है उसके प्रति जो शर्म समाज में ही है। तो तीसरी चौथी के बच्चों के साथ उन मुद्दों पे भी बात, अभी इस वाले पे नहीं, लेकिन जिन चीजों को लेकर वो शर्माते हैं। हमारे मित्र थे महादेव जी, वो मैथ्स पढ़ाते थे और साइंस पढ़ाते थे, ठीक है। जैसे हमारे शरीर से गैस पास होती है, जिसको सामान्य स्थिति में देखेंगे तो पादने शब्द से इस्तेमाल होता है। ये शब्द को लेके हमारे अंदर बहुत हिचकिचाहट है, जबकि वो अपने आप में एक बहुत सामान्य घटना है और स्वास्थ्यवर्धक घटना है। जब आदमी का ऑपरेशन होता है पेट में, तो भैया डॉक्टर सबसे पहले ये पूछता है कि भैया गैस पास हुआ कि नहीं हुआ। तो जब हम अभी देखिए हमारी मानसिकता में है, जब हम गैस पास करना बोलते हैं तो अपने को कंफर्ट लगता है, जब हम पादना शब्द बोलते हैं तो हमको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है। ये भी भाषा की वजह से जो हमारे अंदर अंग्रेजी और हिंदी को लेकर के या स्थानीय भाषा को लेकर के जो हमारे अंदर मानसिकता है, इस वजह से वो बच्चों के अंदर जा रहा है, ठीक। इसलिए क्लासरूम में अगर कोई बच्चा गैस पास करता है तो सब हंसने लगते हैं और वो बच्चा शर्म का वो बनता है, उसको शर्म आती, ठीक हो गया। अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो हमारी जो पादने की क्रिया है उसी पे बहुत बड़ा चैप्टर है और वो स्वास्थ्य को जांचने का एक बड़ा आधार है। तो मैं एक दिन देख रहा था उनकी क्लास में, मतलब कैसे बच्चों की मानसिकता बदलती है, ठीक है। हम ये कर चुके हैं इसलिए बोल रहा हूँ। महादेव जी ने किसी दिन बच्चा हंस गया होगा, अब महादेव जी ने अपना मैथ वैथ पढ़ाना छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ये अखिलेश जी, वैसे मैं कभी महादेव जी को भी लाने की सोच रहा हूँ। हम लोग 2004 से साथ में रहे काफी साल तक। तो उन्होंने बच्चों को पहले तो इस गैस पास के कितने स्टेज है, ठीक है, वो कितने प्रकार की ध्वनि निकालता है, कितने प्रकार की, तो बच्चों से वो ध्वनि निकले। तीसरे चौथे दिन बच्चे जो है ना, इसको लेके एकदम कंफर्ट है और वो बस, और मेरे को फिर मैं क्लास में गया, फिर वो मुझे बताते सर, जैसे हम पूछते थे और भाई आजकल क्या चल रहा है तुम्हारी क्लास में, तो बच्चों ने बोला सर आज ना सर ने हमको बताया कि पादना कितने प्रकार से होता है। मैंने कहा अच्छा बताओ। तो फिर बच्चों ने आवाज निकाल के बताया कि ऐसे ऐसे पता चलता है कि जो है पेट साफ है। जैसे आयुर्वेद में देखेंगे, अब ये बात पकड़ रहे हैं बातों में, क्या मतलब कहाँ पहुंचाना चाह रहा हूँ। ये शरीर को लेके जो शर्म है, ये जो स्त्री पुरुष संबंध को लेकर के जो शर्म है हमारे अंदर, इसकी वजह से हम बात नहीं कर पाते, टीचर ही नहीं कर पाता है। तो और वो समाज में तो है ही, है ना। जैसे समाज में बच्चे अगर गैस पास करते हैं तो हम उसको, जैसे हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा जब बिना कपड़ों के होता है तो हम बोलते हैं शेम से। शरीर के प्रति शर्म हमने यहीं से शुरू किया। ये बच्चों के साथ सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि उसको शरीर के आधार पर उसको शर्माने के लिए बोलते हैं। शरीर सुरक्षित रखने के लिए कपड़ा पहनना है, शरीर छिपाने के लिए कपड़ा नहीं पहना जाता। ये बात पकड़ में आई? हमने शरीर के प्रति शर्म पैदा करने का हमारा एक अभ्यास है, इसलिए ये मुद्दों को पे हम बात नहीं कर पाते। तो मैं ये देख रहा था कि वो बच्चे उस भाषा को लेकर, उस शब्द को लेकर एकदम नॉर्मल हो गए, ठीक, और वो बढ़िया क्लास में वो कर रहे थे। तो हम उन मुद्दों पे बातचीत करना जो सामान्य है, जैसे मान ले जाए ये गैस पास करने को लेकर के क्लास में होती होंगी ये घटनाएं, ठीक है, या जैसे कोई गिरता है और बच्चे हंसने लगते, इस पे चर्चा करना। तो बच्चों से ये पूछना कि हम, ये एक एक्टिविटी हमने तो करवाई थी कि हम किन मुद्दों पे शर्माते हैं और किन मुद्दों पे नहीं शर्माते। जैसे हम क्लास में नकल करने पे नहीं शर्माते, कायदे से शर्माना चाहिए। भाई शर्म का मतलब वो है कि जो बेसिकली समाज, जो असामाजिक काम है बेसिक है ना, जो मानव के लिए उचित नहीं है, वो काम करना बेसिकली शर्म का विषय अगर उस रूप में भी देखें तो ऐसी एक्टिविटी कराते थे। तो बच्चे इसमें लिखते हैं तो फिर चर्चा होती कि अच्छा अब ये तो बिल्कुल प्राकृतिक घटना है ना भाई, मलमूत्र का प्रेशर आना, है ना, भूख लगना, ठीक है, ऐसी गैस पास होना और गैस पास होना, ये सब चीजें क्या है, प्राकृतिक घटना है। तो हम उन चीजों से शर्मा रहे हैं जो एकदम नॉर्मल, और उन चीजों से सारी नहीं शर्मा रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है। हम अपने घर में उत्सव में शराब पिला रहे हैं लोगों को, इसको लेके हम गर्व किन चीजों को लेके कर रहे हैं और शर्म किन चीजों को लेकर के कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो ये जो हार्मोनल चेंज वाला मामला है, अब आप ध्यान दोगे ध्यान से, हम भी बच्चे थे, हमने भी पशु पाले हैं, ठीक हो गया,
और गांव में और सभी जगह जब भी नर और मादा के बीच में इस तरह के संबंध होते हैं तो बच्चे भी देखते हैं, सभी देखते हैं। और इवन जो पशुपालक बच्चे हैं वो तो उस क्रिया को मतलब उसके लिए वो ले जाते ही हैं, हमने भी ले गए हैं, ठीक है, क्योंकि गांव में एक ही मेल होता था तो वो जब गाय भैंस हीट में आती है तो उसको ले जाना, वो हमको भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इस पे लेके कभी हमको वो दिख रहा है और उसको लेके हमको कभी वो सामान्य घटना जैसे पेट टूट गया जैसे ये हो गया, इसके लिए शर्म कब आई, जब हमको इसको लेकर के क्लास में चर्चा नहीं हुई। पाठ आया, छठी सातवीं में पाठ आया, सर ने वो पाठ गायब कर दिया। कुछ जगह लड़कियों को बाहर भेज देते हैं, अब लड़कों को पढ़ाएंगे, अब लड़कों को पढ़ाएंगे उसके बाद लड़कियां आएंगी, अब लड़के लड़कियों को देख रहे हैं अलग ढंग से। ये सब घटनाएं घट रही, तो हमारी मानसिकता स्पष्ट हो जाए। और वो तो वही जब उसका नियम समझ में आता है फिर वही उसके बाद फिर जब हम संबंध स्थापित कर देते हैं और उसमें कर्तव्य दायित्व को स्थापित कर देते हैं तो वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि हम कैसे बात करते हैं। मेरा कहना ये है, अगर एज ए पेरेंट्स मेरी लड़की है, मतलब वही एज में मतलब गलत डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब 10वीं तक आज तक ऐसा भी मैंने देखा है, 10वीं तक मतलब वो गर्लफ्रेंड हो ही जाता है, 12वीं तक मैरिज करके निकल जाती है। मतलब कैसे शुरुआत तो इधर से हुई ना, इसीलिए हाँ, अब क्या है, जैसे समाज की स्थिति हमको पता है, उसकी समीक्षा अगर हमारी बहुत स्पष्ट है, तो जब अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अगर हमने बचपन से उनके साथ संवाद की प्रक्रिया को चालू रखा है तो ये करना बहुत आसान होता है। मैंने भी किया है, इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना। अपनी बच्ची के, मेरी बेटी अभी 15 साल की है, 11 साल में, अच्छा ये केवल कुछ ही इलाकों में, जब 10-11 साल में जब पहली बार बच्ची को पीरियड होता है, मैं उस समय कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, किस तरह की बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। अभी नॉर्थ जैसे साउथ इंडिया में जो है, जब बच्ची को पहला पीरियड होता है उत्सव मनाया जाता है, घर के आगे बकायदा बैनर लगता है, आपको पता है ये बात? हाँ, ये ठीक हो गया। तो मैंने बिटिया से बात करना शुरू किया तो उसने मुझसे ये पूछ ही लिया कि, तो मैंने कहा ऐसा कुछ हो रहा है, उसने कहा ऐसा हो तो रहा है, तो मैंने कहा मुझे बता सकती है, नॉर्मल घटना, एकदम नॉर्मल घटना है। फिर उसने पूछा कि मेरी सहेलियां बहुत शर्माती है, ये सब शर्माते क्यों इसको लेकर के, या बताते क्यों नहीं? तो मैंने कहा सिर्फ हम लोगों नहीं बताते। मैंने कहा ऐसा नहीं है, साउथ इंडिया में भी ऐसा होता है। तो उसको लगा कि अच्छा, मतलब ये केवल क्या है, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। संवाद ही वो चीज है ना, और उसकी बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम क्लासरूम में बच्चों के साथ भी बात कर सकते हैं, हमारी भाषा और हमारा बॉडी लैंग्वेज, वो बोलते समय मेरी भाषा कैसी है और मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो कब होगा, जब हमको उसका मूल, है ना, वही संबंध की बात। तो धीरे धीरे तो ये छोटे बच्चों के साथ यहीं से एक तो संवाद की प्रक्रिया कैसी है, और छोटे बच्चों के साथ उन मुद्दों पे बात करना जिन मुद्दों को लेकर के वो बहुत, जैसे यही गैस पास का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है क्लास में, कई बार पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, इसको ठीक से इंट्रोड्यूस किया जाए तो बच्चे उन मुद्दों को लेकर ना शर्माए जिन मुद्दों को लेकर के वो शर्माते। तो इस इसको मतलब अब हम सभी टीचर, आपने कहा जो CBMS में जो भी हमने टॉपिक चिन्हित किए उसमें से मुझे लगता है कि छोटी कक्षा से, दूसरी या तीसरी कक्षा से, पहली कक्षा से, जहाँ पे ऐसा मजाक बनाने की बात शुरू हो जाती है, गैस पास करते हैं, तो वहां से वो दिखता है पर सभी लोग मिलके इसके ऊपर है वो उसका जो सर्वे है हो जाए, तो फिर उसी स्टैंडर्ड से उसका सवाल करना, और मतलब इस विधि से सवाल कि ये बहुत सहज घटना है, तो अगर कोई मजाक मस्ती करता है तो उसको डिस्करेज किया जाए, और ये बहुत ही सहज घटना है, इसके ऊपर हर बार बातचीत किया, जब भी हो बातचीत किया जाए, बहुत मतलब नेचुरल प्रोसेस हर एक होती है, इससे अननेचुरल और छुपाने लायक जो आप चोरी करते हैं इसको, इसके ऊपर शर्म होनी चाहिए, शर्म भी किसको के साथ बात करनी चाहिए, ताकि क्योंकि आगे जाके भैया ये बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो चोरी करना ये नॉर्मल चीज है, ऐसा स्थापित होता है, बल्कि ये हो गया
किसी के बात का ले लेना, शोषण करना, यह नॉर्मल चीज है, स्थापित हो जाती है, बल्कि इसको एबनॉर्मल स्थापित किया जाए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसका गहनता से मतलब नोटिस किया जाए और इसको कहा जाए। जैसे कोई गिर गया, उस पे हंसना, इस पे ठीक से बात होनी चाहिए, हंसो मत, इससे बात नहीं चलेगी। हाँ, जैसे सवाल ये कि वो हंसे क्यों हमको किसी के गिरने पे हंसी आ रही है, ठीक है, या किसी ने गलत बोल दिया, वो मंच पे आया और थोड़ा हकला गया या थोड़ा हड़बड़ा गया, हम हंस दिए, मान लीजिए, हमको क्यों हंसी आ रही है? सही है। कोई एक व्यक्ति चाहिए तो वो तो चार लाख में जो ये ठीक हो गया, ठीक है भैया। अभी तो ये हमको क्लास 1 से ही इस तरह की बातचीत, मतलब जो बाल वाटिका और क्लास 2 तक है, यही से हमको शुरू करना है, क्लास 1 से या बाल वाटिका से, कि हम उन चीजों पे बच्चों का ध्यान आकर्षण करें, है ना, ठीक, कि हमको किस मुद्दे पे, मतलब किसी की बोतल गिरा देना, इस पे हमको शर्म नहीं आती, है ना, लेकिन कोई यहाँ पे आके हकला गया या हड़बड़ा गया या गलत बोल दिया, जबकि ये बहुत एक सामान्य घटना है, तो हम भी, बल्कि हम भी ऐसा करते ही है नॉर्मली कई बार। ये धीरे से हम बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब समाज में बहुत सारी स्थापनाएं हैं ना जिनको लेके समाज में शर्माना चाहिए कायदे से, ठीक है, उसको लेके नहीं शर्मा रहे, और जिसको लेकर के शर्माना नहीं चाहिए उसको लेके शर्मा रहे, ठीक, ये बच्चों के अंदर यहाँ से आए। तो फिर ये शरीर हो गया और तमाम प्रकार की चीजें हो गया, और आराम से बच्चों से बात की जा सकती है ना, पर हमारी वो क्लैरिटी होनी है। तो क्लास 1 से ही वही मुद्दे है ना, गैस पास करना, ये बेसिकली देखिए 2-3 चीजों पे बच्चे बहुत हंसते हैं, गैस पास करे या तो हंसेंगे, कोई गिर गया तो हंसेंगे, कोई मंच पे आके सामने आपने बुलाया और वो थोड़ा हड़बड़ा गया या उसने कुछ गलती से बोल दिया, ये 2-3 मुद्दों पे बच्चे बहुत हंसते हैं। यही से हम उनकी आदत डालें कि उन चीजों पे ध्यान दें जो चीज नॉर्मल है, और उन चीजों पे भी, और उन चीजों पे उनका ध्यान नहीं जाता जो नॉर्मल नहीं। मैंने जब बोलना शुरू किया तभी बाहर में अपने टॉपिक्स और दूसरा जामनगर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल रह चुका है जस्ट, वो हर महीने आयुर्वेदिक के अलग अलग टॉपिक पे टॉक देते हैं, तो एक मैंने टॉक है वो शेयर किया है हमारे टीचर्स ग्रुप में, तो ये जो हम बाथरूम जाने का या फिर टॉयलेट जाने का सब लोग कर रहे हैं, तो उसमें तो पूरा कहानी कब्ज की, जैसे कब्ज क्यों होता है, ज्यादा होता है, उसके ऊपर आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की बात की है। तो उन्होंने शुरुआत में काफी हिस्टोरिकल ये जो शब्द है उसके ऊपर चर्चा की है, गुजराती में पूरा मतलब शुरुआत का एक आधा घंटा है, आप सब लोग सुनता है, आपको काफी मजा आएगा कि मतलब हम अभी टॉयलेट जैसा शब्द यूज करते हैं या फिर बाथरूम जाना है या फिर वॉशरूम जाना है, फिर रेस्ट रूम भी यूज करते हैं, इसके लिए शब्द रेस्ट रूम भी, तो कैसे आए और उसके परंपरागत शब्द क्या है, तो ये डॉक्टर साहब से बोले तो आपका सुखा यूज करता है भाई, जे क्रिया करवानी છે એના માટે જે શબ્દ છે, હવે તમે એમ કહો કે વોશરૂમ જાઓ એનાથી શું ખબર ન પડે શું કરવાનું બરોબર, તો કોઈ ધારો કે સંબંધીના ઘરે ક્યાં જાઓ તો લોग મૂંઝા है कि भाई मारे क्या करना ता तो संकोच करते, तो जो મૂળમાં આપણે જોઈએ તો આપણને જે શબ્દ પ્રયોગ કરીએ છીએ એ શબ્દ પ્રયોગના આધારે આપણી અંદર કોઈ ચિત્રણ થાય અને એ ચિત્રણને આપણે સંકોચવશ નેગેટિવ, બાળકોમાં આપણે આ સંકોચ એને નથી, આપણે ભૈયાએ કીધું એવું કે સેમ કરીને એ ચિત્રણ બનાવીને સંકોચ પેદા કરે,
તો હવે આપણે શું કરવાનું છે, એ ચિત્રણ ખરાબ ન જાય, એ સહજ જ વસ્તુ છે, એ ખાલી યાદ રાખો। इतनी बात। मेरे को एक घटना याद आ रही है अपने स्कूल की। हमारे अंग्रेजी के गुरुजी ने हमको अंग्रेजी सिखानी शुरू की, तो उन्होंने पहला आदेश ये दिया कि आपसे कोई हिंदी में नहीं बोलेगा। बोलते तो हम ऐसे थे कि टॉयलेट चले जाएं सर, टॉयलेट ही शब्द इस्तेमाल करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, आप भी बोलेंगे मे आई गो आउट गो टू टॉयलेट सर, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो काफी रटने के बाद मैंने कोशिश किया। अब कुछ लड़कों का दिमाग ज्यादा चलता है, मतलब होते ही शरारती। उसने कहा यार जब अंग्रेजी की उसमें अंग्रेजी में बोला जाता है तो हम हिंदी की कक्षा में हिंदी में बोलेंगे। ठीक हो गया। अब वो आया, मैं जो भी टीचर आया, उसने कहा गुरुजी जी पेशाब करने जाएं जी, ऐसा करके उसने बोला। अब तकनीकी रूप से देखा जाए तो उसने हिंदी में पूछा, गुरुजी ने उसे पकड़ के पहले धोया कि तमीज से नहीं बोल। तो अगर उस दिन सर इस मुद्दे, मतलब वो तो एक्चुअल में उपहास ही कर रहा था, बच्चा तो इसको उपहास के रूप में ले रहा था, पर अगर सर थोड़ा सा भी सेंसिटिव होते इस मामले में तो वो इस शब्द को लेकर बात करते, हमारे अंदर जो हीनता थी हिंदी भाषा को लेकर के उसको दूर करते। नहीं, उन्होंने उसको पकड़ के धोया। ठीक है। और उसके बाद हमने, मतलब हमको ये समझ में आ गया कि हिंदी में नहीं बोलना है। ठीक। तो ऐसा ऐसा मानसिकता बनती। इसलिए आज भी आप देखिए सामान्य चीजों में बहुत सारे जो ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर के हम हिंदी में बोलने में शर्माते हैं, वही शब्द हम अंग्रेजी में आराम से बोल लेते हैं। बहुत सामान्य सी बात है कि एक फिल्म है ना, फिल्म तो खैर नाम नॉर्मल सी है, पर वो परेश रावल की एक फिल्म नहीं है, क्या नाम है उसका, ओ माय गॉड का जो पहला हुआ है ना, उसमें वो बोलता है कि वो कुछ शब्द बोलता है, तो वो बोलती है कि ये खराब शब्द है, तो वो बोलता है खराब क्यों, ये अंग्रेजी में तभी बोला आपको, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको खराब लग रहा है। तो हमारे शरीर के अंगों को हम हिंदी में बोलने में शर्माते हैं, अंग्रेजी में बोलने में हमको जो, वो सारा ऐसा ही है मामला। तो जब विचार करने, समीक्षा करने जाओ तो बहुत गहरी गहरी यहां से आती, मतलब मैं इस क्या पूछ रहा हूँ, जो आप समस्या बता रहे हैं मैं उसका सोर्स बता रहा हूँ, वो कहां से आ रहा है, वो हमारे अंदर भी है ना, इसीलिए है। किस क्या बोल देते हैं? हाँ, अब शब्द वाले मतलब क्लासरूम में बोल देता है तो उसके साथ तो थोड़ा कुछ शब्द तो बिल्कुल ही नहीं बोले जाएंगे, जिसको आप गाली वाली बोल रहे हैं। हाँ, तो उसको तो खैर टैकल किया जाए कि भाई क्यों बोला, मतलब किस तरह से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कहाँ से सीखा। तो इसमें वैसे देखा है, जैसे कि कोई बच्चा बोलता है कि सर ऐसा भी आया है, हाँ हाँ, तब आप क्या बात, तब तो उस बच्चे से पहले ठीक से बात की जाए कि आपने कहाँ से सुना। ठीक है, एक बार। दूसरा, क्या आपको पता है कि ये सब बोलना ठीक नहीं, इसको गाली मानते कि नहीं मानते हैं। जनरली तो बच्चे को पता ही है कि वो गाली है तभी दे रहा है। ठीक है, तो आगे से ये नहीं बोला जाए, मतलब वहां पे तो नियंत्रण वाला बात है। फिर कभी अलग से बिठा करके कि भाई फिर वो संबंध पे लाने का, मतलब किसी समय ऐसा नहीं बोल रहे कि किसी समय आप सख्ती नहीं, मतलब उस तरह से नहीं बोलेंगे, उस समय तो बोलना ही पड़ेगा, देखो ये नहीं, आज के बाद नहीं बोलना, अगर गलती हुई है तो नहीं बोलना। फिर कभी उसको अलग से भी उस पर, फिर ये मुद्दे पे आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे गाली देने को लेकर के मैं मेरा अपना एक विश्लेषण में बता देता हूँ। अगर हम बच्चों से कर रहे हैं, बेसिकली ये गाली क्यों दी जाती है, जैसे देते हैं ना गाली, और गाली देने में ज्यादातर माँ बहन का ही ज्यादा यूज होता है। ये क्यों दी जाती है और क्यों देता है आदमी, और गाली देने के बाद बहुत सुकून भी मिलता है लोगों को, 2-4 देने के बाद थोड़ा लगता है कि इन्हें कुछ किया। ये क्या है, तो अगर आप ये देखेंगे बेसिकली ये पशुओं से, जो हमारे अंदर पशु चेतना का भाग है, वो पशुओं में आप देखेंगे तो पशुओं में क्या होता है, झुंड होता है ना पशुओं का, उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो फिर आपस में खेलने में ही एक दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं। वो बाय नेचर है, एक्चुअल में वो खेल नहीं रहे होते, बेसिकली वो शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि उसमें जो जीतता है फाइनली वही क्या बनता है, वो बच्चों में ही तय हो जाता है कि अब ये नेता बने। तो बेसिकली उनकी तो वो प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। ये जो हमारे उसका जो भाग हमारे अंदर आया, हम भी दूसरे को क्या करना चाहते हैं, बेसिकली नियंत्रण में लेना चाहते हैं, फाइनली उसको नीचा दिखाना है या उसको कमजोर साबित करना है।
बुली करना जिसको बोलते हैं, चाहे शारीरिक रूप से करें चाहे मानसिक। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वो जानवरपन हमारे अंदर अभी बचा हुआ है, तो ये गाली उसी का भाग है। ये ठीक हो गया। अब महिलाओं को ले, क्योंकि महिला को क्या करना है, महिलाओं के प्रति ही वो गालियां ज्यादा जाती है, क्योंकि उसको वो कमजोर मानता ही है, पुरुष मानता ही है। ठीक है, ये समझ में। अभी एक फिल्म आई थी, इसकी प्रतिक्रिया में क्या है, एक फिल्म आई है, वो खासतौर पर महिला वादियों ने वो फिल्म बनाई है, तो उसमें वो गालियों में पुरुष शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ स्त्री का इस्तेमाल होता है। उनको लगता है ये बराबरी होगी, इसलिए कई जगह अब लड़कियां भी बढ़िया गाली देने लगी। अगर आप शहरों में जाओ वो लगता है यही बराबरी। पर गाली देना बेसिकली वो पशुता जो हमारे अंदर है, या वो जो चेतना हमारे अंदर है, दूसरे पे क्या करना। तो जब हम गाली दे रहे हैं तो बेसिकली दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूसरे के अंदर, भाई अगर आपको मैंने गाली दी और आप मेरे को नहीं दे पा रहे, तो बेसिकली मैंने साबित किया कि आप क्या हो, कमजोर हो। और ऐसे करते ही है ना, सभी जगह। सेना में भी बड़े अफसर गाली देते हैं, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड में कैप्टन गाली देता है, और रोहित शर्मा की गाली तो और ओपन जो है माइक में सुनाई देती है, वो फेमस ही हो रखी है। ठीक है, इसको बहुत नेचुरल मान लिया गया, क्योंकि मैं कैसे कंट्रोल करूं आचरण, या तो आचरण से, भाई जैसे अगर समझदार व्यक्ति आचरण से सामने वाले को नियंत्रित करता है, नियंत्रित माने संयमित करता है। जैसे हमारे सामने जो सीनियर लोग हैं, हमारे सोम भाई हो गए या जो भी हो गए, हम उनके सामने स्वनियंत्रित ही, उनको गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि या जो भी बड़े लोग, जिनको हम बड़े लोग बोलते हैं तथा। लेकिन अब हमको आपस में एक दूसरे को नियंत्रित करना, तो उसका तरीका क्या है, तो शरीर बल के बाद जो है वो एक प्रकार से मानसिक रूप से, क्योंकि आदमी तो बेसिकली विचार वाला भाग है, तो मैं आपको गाली दे पाता हूँ, आप नहीं दे पाते हो, ये मेरे बड़े होने की निशानी है। इसीलिए लड़के बच्चे जो है ना, बड़ों से गाली सुन सुन के उनको लगता है गाली देना बड़ा काम। हमने भी किया है, हमने भी दी है। हमको लगता था, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो हम छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, बड़े लोगों को क्रिकेट खेलता हुआ देखते थे, तो हम भी जाते थे, भैया जी क्रिकेट खेलो, तो वो भी कभी इधर खड़ा कर देते थे, कभी उधर खड़ा कर देते थे, और लास्ट में 2-3 बॉल खिला देते थे, ऐसे ही होता है। लेकिन वो जो 2-3 बॉल खिलाते थे, लेकिन मैं तो 2 घंटे देख रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो उसमें बड़ा है खिलाड़ी, बड़ा मतलब जो भी उसमें लीडर, वो भयंकर सबको गाली दे रहे हैं। तो हमको लगता था यही बड़प्पन की निशानी, क्योंकि जैसे पशुओं में बड़प्पन की निशानी शरीर का बल है, तो ये भी ऐसे ही है। तो हमने भी यही सीखा है, जिस दिन हम बड़े हुए हमने भी यही किया। ठीक है, पर क्योंकि जिसको हम बोलते हैं कि हमको थोड़ा समाज का ज्यादा भय था किसी वजह से, या परिवार में उस तरह की परंपरा नहीं थी, इसलिए हम ऐसी जगह तो नहीं देते थे जहां हमारे बड़े सुन रहे हैं, कहीं ऐसी जगह देते थे जहां लड़के लड़के, लेकिन जहां ये भय खत्म हो जाता है वहां देते ही। और कुछ समाजों में तो परिवार में और समाज में सामान्य परंपरा है गाली देने की, एकदम सामान्य परंपरा, उनको लगता है सामान्य है, और हम तो फंसे एक बार। हाँ, वो क्या बोलते हैं, मैं जिस इलाके में था वहां घर में सभी महिलाएं पुरुष एक दूसरे को सामान्य रूप से, जो जिसको हम गाली शब्द बोलते हैं, वो देते हैं। ठीक हो गया, बच्चों के लिए वो नॉर्मल बात है। हम थोड़ा क्रिएटिव बंदे हो गए, हमने कहा थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो हमने कहा आपको हम 20 मिनट देते हैं, आपको 20 मिनट में एक नाटक तैयार करते हैं। बच्चों ने कहा कर लेंगे, हमने कुछ उसको सुपरविजन नहीं किया, अब वो मंच पे आया और उस पर गालियां शुरू, अब उसको फिर रोकना पड़ा, ऐसा है ये। तो हम अगर हम उसको सोर्स पता है ना, तो हम बच्चों के साथ क्यों दे रहा है गाली, गाली देखिए होता क्या है, फाइनली आप कर क्या रहे हो, फाइनली कहाँ से आ रहे हो, है ना। जैसे भाई कुत्ते के बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, तो वहां तो इसलिए काट रहे हैं, या वो है ना, फाइनली वहां उनको एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना है। हम एक दूसरे को कंट्रोल करके सुख मिलता है, या हम एक दूसरे से संबंध में खुशी मिलती है। गाली क्या कहते हैं वो भी, ये तो आसपास दोस्त बोलते थे, हाँ, वो भी तो समझ ही नहीं पाते, वो ज्ञान तो ऐसे ही बढ़ता है। भैया आसपास से गाली की बात आए तो मुझे कभी बात कहता है अपेक्षा होती है कि मेरा बच्चा मतलब शुद्ध लैंग्वेज बोले, अपेक्षा होती है। कई बार मैंने पढ़ी लिखी कुछ विभागों की बताया था,
थोड़ा बच्चा मतलब थोड़ी शुद्ध लैंग्वेज बोले, तो हमें को इसके बारे में भी कुछ करना होगा। मैं वही भी बोलना चाहता था, ब्रेक का टाइम बात मेरा बात बाकी ही था, तो मैं बाद में अच्छा मैं ये कह रहा था, बात हो रही है वहां पे की मैंने वो जो वीडियो भेजा है, मुझे लगता है कि आप सभी लोग देखें, पूरा देखें, और आधा घंटा घंटा है तो शब्दों के ऊपर काफी पूरा हिस्टोरिकल बात जब बात जाते हैं उसके पहले क्या क्या, और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हर एक शब्द के पीछे हमारा चित्रण है, और वो चित्रण के लिए हमारी संकुचितता है। तो मूल में हम जब बच्चों के साथ बात करते हैं ऐसी कोई भी, तो हम उसमें संकुचितता ना आए, ये बहुत सहज बात है, उसको हम एस्टैब्लिश कर पाए। और साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा समाज में इसको लेकर फिर ऐसे, क्योंकि बच्चे हैं वो अभी इतने मतलब ग्रेविटी के साथ नहीं, और आपने कुछ ऐसा समझा नहीं कि ये तो बहुत सहज बात है, इसके ऊपर खुला बात हो ही सकती है, तो फिर बच्चे घर में जाके इसको अनावश्यक भी प्रयोग करें। तो हमें इतना सावधानी से इसके ऊपर चर्चा करनी है, और इसका है वो डेमोन्स्ट्रेशन भी क्लासरूम में हो कि कितना बच्चों में गया, उसके बाद है वो समाज में उसके ऊपर प्रयोग देखना। मतलब सहज है इसका मतलब इतना ऐसा भी नहीं है कि मतलब घर में जाके है वो जैसा भैया ने भी कहा हो जाए, जैसे गाली का प्रयोग करते हैं वैसे ही ये सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक बात। तो हमें उसको भी बहुत ही संतुलित तरीके से ये समझना है, और इसके लिए ऐसे अभिभावक हमें ये सभी चीजों को एज ए टीचर ये सभी चीजों का ज्ञान, इसको सुनना, अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, इसका हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, जीवन विद्या की रोशनी में क्यों ये किस तरीके से हो रहा है, तो इसको ठीक करना मुझे लगता है जरूरी। तो इसको भी आप काफी मतलब आप सेक्स एजुकेशन भी दे रहे हैं, और स्त्री और मतलब लड़का और लड़कियों को साथ में बिठा रहे हैं। मुझे लगता है उससे पहले अलग ही बिठाए, लेकिन अलग बिठाने का रीजन क्या है, अलग बिठा के उसको इतना संवादितापूर्वक ठीक से कराया जाए, फिर साथ में बिठा करता है। हाँ, इसको मैं एक उदाहरण से आपको बता देता हूँ। हाँ, ठीक। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक साथ में बिठा के करेंगे और उल्टा नहीं सकता, ये समझ रहे हैं? तो क्योंकि बाहर परंपरा बाहर समाज है, मानसिकता कैसे, जब तक बच्चा वहां पे संतुलित तरीके से संतुलित ढंग से वर्तने के लिए तैयार नहीं है, तब तक उतना ऊपर भी नहीं कर देता। तो पूरा संतुलन के साथ, और फिर हमारे क्लासरूम में हम उसको मेक श्योर करें कि वो संतुलन आ गया, उसके बाद बातचीत हो सकती है। वरना हम जो शब्द प्रयोग हम ओरिजिनली कर रहे हैं, चलो पेशाब जाना है, संडास जाना है, ये खास का कारण वही। और फिर गाली की बात है, गाली में भी मतलब इसको ठीक से देखा जाए और इसको विश्वास के साथ सम्मान के साथ जोड़ा। जब हम ऐसा बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं कि हम बिना गुस्सा किए, जनरली गुस्सा का अभिव्यक्ति, तो हम बिना गुस्सा की हम बात को कह सकते, तो गुस्सा में भी अक्षर सक्षमता का प्रदर्शन है, इसको ठीक से चर्चा किया। और फिर हम सामने वाले का सम्मान ही करना चाहते हैं, आपका भी आप सम्मान करना चाहते हैं, जब ये आप गाली बोलते हैं तब सम्मान होता है। तो बार बार जब भी कोई ऐसा अमानवीय व्यवहार होता है तो उसका ध्यान और शांति की ओर कैसे आता है, उसका क्रिएटिविटी हमें जैसे टीचर अपने अंदर है, और हमारा पक्ष हमें ठीक क्लियर रखना है। ऐसे टीचर मैंने देखा है कि टीचर हम खास करके जेंट्स टीचर हम बोल देते हैं, अगर बच्चे ने वो सुन लिया फिर ये कभी भी मतलब कहीं पे भी हमारे स्कूल में ऐसा नहीं, बाहर भी हम कहीं पे जा रहे हैं, मान लो कहीं पे साइंस फेयर में गए, कोई कहीं पे गए,
और हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करके करते करते कहीं से कोई मर्यादा छूट गई और गाली आ गई, ये नहीं करते, फिर आप कुछ भी समझो। चलिए ठीक है, इसके बाद करते हैं। तो ये इसलिए बात हो रही है मूल बात से कि मतलब आप बीच बीच में पेरेंट, क्योंकि यहाँ ये वाला भाग में पेरेंटिंग में भी हमको इस वाले भाग में कुछ काम करना होगा, क्योंकि फाइनली पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स के लिए भी हमको ये बात, और कभी आप बीच में पेरेंट्स से मिलते हो तो इन मुद्दों पे बात करना ताकि आप कर पाए, है ना। और वो जो स्टेप वाइज बात है ना, वो स्टेप वाइज तो बहुत जरूरी चीज। ठीक हो, चलिए ठीक है फिर। है ना? तो आपने बोला कि बस अलग अलग बिठाना है इसको, बच्चों को बस मतलब जो नॉर्मल चैप्टर आपके साथ साइंस में जैसे एक में चैप्टर आ रहा है बस प्रश्न का ह्यूमन अरे आप एक बार देखिए आपके क्लास की स्थिति क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है। अगर आपको लगता है कि आराम से साथ हो सकता है तो कराइए, ठीक है। फिर मान लो ह्यूमन एनाटॉमी या मानव का जो सेक्स का जो होता है उसके ऊपर भी जैसे शारीरिक बदलाव के ऊपर चर्चा, तो उसको मान लो अलग से करते हैं, फिर वॉइस के साथ भी बात किया जाए, इसके ऊपर बात करना सरल है, उसको मतलब वो संकुचितता में बात करते हैं, वो एक पाठ की पूर्व तैयारी के रूप में भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे पाठ पढ़ाने से पहले पूर्व तैयारी के रूप में आप अलग अलग बात करें कि अब ये पाठ आने वाला है, इसमें ये बातें आएंगी और हम साथ में ही पढ़ाने वाले हैं, तो बताओ क्या क्या। उस पूर्व तैयारी के रूप में, पाठ पढ़ाने से पहले पूर्व तैयारी के रूप में एक वर्कशॉप जैसा अलग अलग कर सकते, ऐसा कर सकते। आपको क्या लगता है कि हो सकता है साथ में, हाँ, लेकिन इन ओपन टेस्ट भी रखा